गुड मॉर्निंग सर। मुगन माइक बंद कर लो बेटा। चालू कर दी। तो कल हमने स्टार्ट किया था आपका वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में आपको सबसे पहले मैंने बताया कि वेक्टर फंक्शन होता क्या है। ठीक है ना। वेक्टर फंक्शन एक ऐसा वेक्टर है जिसमें सारे कंपोनेंट एक वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। अपन यूँ समझ सकते हैं, जैसे इसका पहला कंपोनेंट भी एक फंक्शन है, दूसरा कंपोनेंट भी एक फंक्शन है, तीसरा कंपोनेंट भी एक फंक्शन है। तो पूरा फलन वेरिएबल टी का वेक्टर फंक्शन कहलाता है अगर इसके सारे कंपोनेंट टी के क्या है, फंक्शन है। ठीक है ना। ये इसके क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। ठीक है। अगर प्रत्येक बिंदु पर टी के मान पर फंक्शन का मान एक अदिश राशि आता है तो उसको क्या कहते हैं, अदिश फलन कहते हैं। ठीक है। वेक्टर फंक्शन के ये कंपोनेंट हो गए, ये अपन ने देख ही लिया था। इसका प्रांत प्रांत निकालने के लिए जितने भी कंपोनेंट हैं सबका डोमेन निकाल करके उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। हर एक घटक जो है उसका डिफाइन होना चाहिए, तभी वो वेक्टर फंक्शन डिफाइन माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में डोमेन निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। लिमिट निकालनी है तो हर एक कंपोनेंट की लिमिट निकाल लो। ठीक है, निकाल के दिखाई थी आप लोगों को। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हर एक कंपोनेंट कंटिन्यूस होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करी तो हर एक कंपोनेंट उसका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये सारी बात अपन ने कल की क्लास में कर ली थी। ठीक है। नेक्स्ट अपन अब बात करें सदिश फलन का अवकलन। हेडिंग डालें अपन, सदिश फलन का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन का अवकलज, सदिश फलन का अवकलज। ठीक है। तो यहां पर अपन लिखें, यदि यू टी वेक्टर इज इक्वल टू यू वन टी वेक्टर, यू वन टी आई कैप प्लस यू टू टी जे कैप प्लस यू थ्री टी के कैप एक सदिश फलन है, एक सदिश फलन है। ये हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन लिखा जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसको क्या बोलेंगे, डी यू वेक्टर अपॉन डी टी। ये क्या लिखा जाएगा, हर एक कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। किसी भी सदिश फलन का अगर हमें अवकलन करना है तो उसके जितने भी कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी यू वन अपॉन डी टी आई कैप, फिर ये हो जाएगा डी यू टू अपॉन डी टी जे कैप, और ये हो जाएगा डी यू थ्री अपॉन डी टी के कैप। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी यू वैक्टर अपॉन डी टी इजिकल टू ये। तो किसी भी सदिश फलन का अपन क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं इस तरह से। बात समझ में आ गई सब लोगों को।
हर एक कंपोनेंट का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, मान लीजिए यूटी वेक्टर इज इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप, साइन टी जे कैप प्लस के कैप। तो डी यू वैक्टर अपॉन डी टी कितना होगा? डी यू वैक्टर अपॉन डी टी क्या लिखेंगे? इसका हमें डिफरेंशिएशन लिखना है। इसका डिफरेंशिएशन लिखने के लिए क्या करेंगे, यू वेक्टर का अवकलन करेंगे, डी यू वेक्टर अपॉन डी टी। अब इसके हर एक कंपोनेंट का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले कॉस टी है तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी आई कैप, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी जे कैप, और के कैप का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी यू वैक्टर अपॉन डी टी हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप। ठीक है, क्लियर टू सबको? समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। यदि u वेक्टर बराबर ut वेक्टर इजिकल टू आप लोगों को दे दिया cos स्क्वायर टी आई कैप प्लस साइन स्क्वायर टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप। ut वेक्टर इजिकल टू cos स्क्वायर टी आई कैप प्लस साइन स्क्वायर टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप। तो हम लोगों को क्या करना है, नंबर एक डी यू वैक्टर अपॉन डी टी कैलकुलेट करना है, और नंबर दो आपको u वेक्टर डॉट डी यू वेक्टर बटे डी टी का मान बताना है। डी यू वेक्टर बटे डी टी का मान बताओ और u वेक्टर डॉट डी यू वेक्टर बटे डी टी का मान बताओ। हो गया सबका? बोलिए क्या आया, डी यू वेक्टर अपॉन डी टी ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी का अवकलन पावर का टू कॉस टी और कॉस टी का माइनस साइन टी आई कैप, साइन स्क्वायर टी का टू साइन टी और साइन टी का कॉस टी जे कैप और टी स्क्वायर का टू टी के कैप। अब u वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। अब दो वेक्टरों को डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं अपन। दो वेक्टरों को डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से। यहाँ आई कैप का गुणांक कॉस स्क्वायर टी और यहाँ पर ये दोनों गुणा होंगे तो माइनस टू कॉस क्यूब टी साइन टी प्लस जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से, ये हो जाएगा टू साइन क्यूब टी कॉस टी और टू टी टी स्क्वायर से गुणा होगा तो टू टी क्यूब। अब इन दोनों में से अपन चाहें तो क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, माइनस टू साइन टी कॉस टी कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस हमारे पास हो गया टू टी क्यूब। अब टू साइन टी कॉस टी क्या हो जाता है भाई, साइन टू टी और कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, कॉस टू टी।
और प्लस 2t क्यूब है ही है हमारे पास। अब इसमें एक काम और कर सकते हो, फिर 2 से गुणा 2 से भाग कर दूं मैं, 2 से गुणा कर दिया और 2 का भाग दे दिया, आगे माइनस है ही है, माइनस 1/2, ये क्या बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, साइन 4t बन जाएगा, और प्लस कितना हो गया 2t क्यूब। तो ये इसका आंसर लिखा जा सकता है, u वेक्टर डॉट डी यू वेक्टर अपॉन डी टी। हो गया सबका? 1 मिनट सर। हो गया सर। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन एक। यदि आर टी वैक्टर इजिकल टू, यदि आर वेक्टर इजिकल टू, टी हटा दो, आर वेक्टर लिख दो केवल, आर वेक्टर इजिकल टू ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप, ए साइन टी जे कैप प्लस ए टी टेन अल्फा प्लस ए टी टेन अल्फा के कैप हो तो आर वेक्टर इजिकल टू ए कॉस टी आई कैप प्लस ए साइन टी जे कैप प्लस ए टी टेन अल्फा के कैप हो तो नंबर 1, तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी टू का मॉड इजिकल टू ए सेक अल्फा। ऑप्शन नंबर 2 में है मॉड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी टू का मॉड इजिकल टू ए टेन अल्फा। नंबर 3 आपको दे रखा है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डबल डॉट आर वेक्टर ट्रिपल डॉट इजिकल टू ए क्यूब टेन अल्फा। और नंबर 4 में दे रखा है आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डबल डॉट आर वेक्टर ट्रिपल डॉट इजिकल टू ए क्यूब सेक अल्फा। इनका आंसर बताइए क्या लिखोगे? आर वेक्टर डॉट क्या है, किसी के ऊपर डॉट लगा हुआ है तो वो उसके एक अवकलन को दर्शाता है। आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी को ही दर्शाता है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी को अपन आर वेक्टर डॉट लिख सकते हैं।
आर वेक्टर डबल डॉट का मतलब क्या है, आर वेक्टर का 2 बार अवकलन, d2 आर वेक्टर अपॉन dt2। आर वेक्टर ट्रिपल डॉट का मतलब क्या है, आर वेक्टर का 3 बार अवकलन, dq आर वेक्टर अपॉन dtq। तो इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम्म हाँ जी बच्चा लोग। में ऑप्शनों को अगर देखें तो सबसे पहले हमें आर वेक्टर के 3 अवकलनों की जरूरत पड़ रही है, आर वेक्टर डॉट की, आर वेक्टर डबल डॉट की और आर वेक्टर ट्रिपल डॉट की। तो पहले तो तीनों को ज्ञात कर लो। आर वेक्टर डॉट निकालें, कितना हो जाएगा, ए कॉस टी का अवकलन माइनस ए साइन टी आई कैप, ये हो जाएगा ए कॉस टी जे कैप। और इसका करेंगे तो ए टेन अल्फा कांस्टेंट रहेगा, तो कितना हो जाएगा ए टेन अल्फा और टी का अवकलन एक के कैप। ये हमारे पास आर वेक्टर डॉट बनेगा, या डी आर वेक्टर अपॉन डी टी मान लो इसको। अब आर वेक्टर डबल डॉट की अगर अपन चर्चा करें कि आर वेक्टर डबल डॉट क्या बनेगा, तेरे पास वेक्टर एनालिसिस की किताब होगी ना, सदिश बीजगणित की, देख के ला। हाँ, तो आर वेक्टर डबल डॉट, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस टी आई कैप, ए कॉस टी का अवकलन करेंगे तो माइनस ए साइन टी जे कैप, और इसका जीरो हो जाएगा, जीरो के कैप। ये हमारे पास आर वेक्टर डबल डॉट हो गया। आर वेक्टर ट्रिपल डॉट भी अभी निकाल लेते हैं। आर वेक्टर ट्रिपल डॉट हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ए साइन टी आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस ए कॉस टी जे कैप, और ये तो वही जीरो ही रहेगा। अब पहले दो ऑप्शनों में तो अपन को आर वेक्टर और आर वेक्टर डबल डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए पहले तो इन दोनों ऑप्शनों को चेक करने के लिए हम आर वेक्टर डॉट और आर वेक्टर डबल डॉट दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। और दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट किससे निकलता है, डिटर्मिनेंट से निकलता है, सारणिक से निकलता है। सारणिक अपन ने बनाई आई कैप जे कैप के कैप। पहले आर वेक्टर डॉट के मान लगा दिए, माइनस ए साइन टी, ये हमारे पास हो गया ए कॉस टी, और ये हो गया ए टेन अल्फा। इधर से ये हमारे पास हो गया माइनस ए कॉस टी, और ये हो गया माइनस ए साइन टी, और ये हो गया जीरो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके साथ ये तो जीरो हो गया, ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो माइनस का ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा, और आई कैप हो जाएगा। बीच वाला माइनस में आता है, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, माइनस जे कैप होता है। इसकी रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दिया, जीरो, ये माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा और जे कैप, यही कहानी बनेगी। और प्लस के कैप के साथ ये गए तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी एक हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसका हमें क्या चाहिए, मॉडुलस। अब किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं जानते हैं अपन,
अंडर रूट में आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, उससे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल करके आता है। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर डॉट क्रॉस आर वेक्टर डबल डॉट इजिकल टू हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट में इसका वर्ग ए की पावर 4 साइन स्क्वायर टी और टेन स्क्वायर अल्फा प्लस ये आएगा ए की पावर 4 कॉस स्क्वायर टी और टेन स्क्वायर अल्फा और प्लस कितना आएगा ए की पावर 4। अब ए की पावर 4 तो पूरे में से बाहर कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें इन दोनों में से टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, एक हो जाएगा और प्लस यहाँ बचेगा एक, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर अल्फा, उसका अंडर रूट हो जाएगा सेक अल्फा। तो ये मान हमारे पास ए स्क्वायर सेक अल्फा आया और ए स्क्वायर सेक अल्फा कोई से में भी नहीं दे रखा है, तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। नंबर 3 और 4 ऑप्शन को चेक करेंगे, एक बार यहां तक नोट कर दो जल्दी से। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के देखना पड़ेगा। बॉक्स में अगर लिखे होते हैं तो वो किस चीज को दर्शाते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अदिश त्रिक गुणनफल को। वो कैसे निकालते हैं डिस्कस करते हैं अभी। अंजलि कैसे गायब चल रही है मानी, अभी बात नहीं हुई उससे, अब तो काफी दिन हो गए उसको। हो गया। हो गया सर। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है वो अपन देखते हैं एक बार। चलें आगे, रुक जाओ। इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो आर वेक्टर डॉट के साथ, या सीधा सारणिक से निकाल लो, वो इजी पड़ेगा। हो गया ये, चलें। हाँ ये तो निकाल ही लिए, कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मुझे यहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ रही है, अपन को अब चेक करना है आर वेक्टर डॉट, आर वेक्टर डबल डॉट और आर वेक्टर ट्रिपल डॉट, इनका बॉक्स निकालना है। बॉक्स निकालने का मतलब होता है ये इनका अदिश त्रिक गुणनफल दर्शा रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टरों का क्रॉस और तीसरे का डॉट। इन दोनों का क्रॉस करके तीसरे के साथ डॉट कर दो, या इन दोनों का क्रॉस करके इसके साथ डॉट कर दो, ठीक है ना। अब या फिर इसके अलावा जो तरीका होता है कि एक सारणिक से इनका मान निकाल सकते हैं। एक सारणिक बनाएंगे, पहली पंक्ति में आर वेक्टर के कंपोनेंट लिख देंगे आर वेक्टर डॉट के, दूसरी पंक्ति में इसके कंपोनेंट लिख देंगे और तीसरी पंक्ति में इसके कंपोनेंट लिख देंगे। तो पहले आर वेक्टर डॉट के कंपोनेंट देखें तो आर वेक्टर डॉट के कंपोनेंट है माइनस ए साइन टी, ए कॉस टी और ए टेन अल्फा। तो ये लिख देंगे माइनस ए साइन टी, ए कॉस टी और क्या था, ए टेन अल्फा, ए टेन अल्फा, ये हमने लिखे। अब आर वेक्टर डबल डॉट के कंपोनेंट लिखो तो इसमें आ जाएगा माइनस ए कॉस टी। अब इसका अवकलन करते चलो, माइनस ए कॉस टी, इसका अवकलन माइनस ए साइन टी और इसका अवकलन 0, यही तो है।
फिर इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये कितना होगा, a sin t, और ये माइनस a cos t, और ये जीरो। अब इसमें देखो इस कॉलम में दो जीरो मिल रही है, सारणिक का मान निकालना उस कॉलम से या उस रो से इजी पड़ता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। तो थर्ड कॉलम से मान निकाल लो, ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का होता है, तो a टेन अल्फा, और इसके साथ में इसकी रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम छोड़ देंगे, इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर ए क्यूब हो गया, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी एक हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास ए क्यूब टेन अल्फा, ए क्यूब टेन अल्फा। और ये शायद कोई से ऑप्शन में दे रखा होगा, हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, ये नोट कर दो, आर वेक्टर डॉट, आर वेक्टर डबल डॉट और आर वेक्टर ट्रिपल डॉट का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये हमारे पास हो गया ए क्यूब टेन अल्फा। यही तो है, तो एक ही चीज है, तो कोई यही ध्यान नहीं है यार। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। यदि ए वेक्टर इजिकल टू, यदि ए वेक्टर इजिकल टू टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस टू टी प्लस वन, टू टी प्लस वन के कैप है, टू टी प्लस वन के कैप है, तथा तथा बी वेक्टर इजिकल टू टू टी आई कैप प्लस जे कैप माइनस टी के कैप है, माइनस टी के कैप है, तो डी अपॉन डी टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान टी बराबर एक पर होगा, का मान टी बराबर एक पर होगा। इसका मान टी बराबर एक पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन में दे रखा है वन, ऑप्शन नंबर टू में दे रखा है माइनस वन, ऑप्शन थ्री में दे रखा है जीरो, और ऑप्शन नंबर फोर में दे रखा है नन ऑफ दीज। इसका मान क्या होगा ये बताइए। जीरो। 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 हाँ जी, सबका हो गया। अब यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके और फिर उसका टी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन।
ठीक है ना। यहाँ पर देखो दो तरीके अपना सकते हो। पहला तरीका तो ये अपना सकते हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लो, ठीक है ना, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है तो अपन कर लेते हैं। आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से करेंगे तो 2t क्यूब, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से करेंगे तो -t, और के कैप के गुणांक को इससे करेंगे तो माइनस का 2t² और माइनस का t आ जाएगा। अब इसका क्या करना है अपन को, अवकलन, इसका अवकलन कर लो t के सापेक्ष। तो 2t³ का 6t² -1 -4t और -1। अब इसमें इसका मान हमें कहां पर चाहिए, t बराबर 1 पर चाहिए, तो t का मान इसमें 1 लगा दो। अब t का मान इसमें 1 लगा देंगे, t का मान 1 लगा देंगे तो 6 -1 -4 -1, तो ये बराबर किसके आ गया, 0। ठीक है। या फिर अपन क्या कर सकते थे, यहां पर d/dt, अभी तो यही सीखो फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, यदि स्मॉल ए वेक्टर तथा स्मॉल बी वेक्टर अचर सदिश हैं, स्मॉल ए वेक्टर तथा स्मॉल बी वेक्टर अचर सदिश हैं तथा तथा आर वेक्टर इजिकल टू cos nt ए वेक्टर प्लस sin nt बी वेक्टर, sin nt बी वेक्टर है तो ऑप्शन बताएंगे मुझे। अब पहला ऑप्शन दे रखा है d2 r वेक्टर अपॉन dt2 माइनस n² r वेक्टर इजिकल टू 0 वेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 में है d² r वेक्टर अपॉन dt2 प्लस n r वेक्टर इजिकल टू 0 वेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर अपॉन dt इजिकल टू 0 वेक्टर। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर अपॉन dt इजिकल टू n a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इजिकल टू n a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये बताइए। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आ रहा है।
नहीं सर। हम्म। सर फर्स्ट वाले में प्लस तो नहीं है बीच में? नहीं, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट वाले में वाला प्लस नहीं है। वही होगा सर। देखो यहाँ पर आर वेक्टर तो ये दे ही रखा है। सबसे पहले तो अपन डी आर वेक्टर अपॉन डी टी कैलकुलेट करें। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? ए वेक्टर तो कांस्टेंट है ना, ये तो फर्क डालेगा ही नहीं कुछ। कॉस एन टी का अवकलन हो जाएगा माइनस एन साइन एन टी ए वेक्टर, और इसका अवकलन हो जाएगा एन कॉस एन टी, और ये हो गया हमारे पास बी वेक्टर। लेकिन अपन को डी आर वेक्टर अपॉन डी टी की जरूरत तो कम पड़ रही है, बाद में बात करेंगे। हमें डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी टू और चाहिए। तो मैं पहले एक काम और कर लेता हूँ, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी टू निकाल लेता हूँ। अब डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी टू निकालू, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर कॉस एन टी ए वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर साइन एन टी, रुक जा, बी वेक्टर। अब आप ये देखो, इसको माइनस एन स्क्वायर से गुणा करके इसमें जोड़ें तो क्या जीरो आ जाएगा? नहीं आएगा। माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो आर वेक्टर बन जाएगा, तो ये प्लस आएगा तब सही बनेगा। माइनस आ रहा है तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ये गलत है तो ये भी गलत दिख ही रहा है। प्लस एन स्क्वायर आर वेक्टर इजिकल टू जीरो सही है, एन आर वेक्टर इजिकल टू जीरो गलत है। अब हमें आर वेक्टर का और डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों को करना पड़े। क्रॉस करेंगे तो इसको इसके साथ क्रॉस करोगे तो जीरो हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जीरो हो जाएगा। और इसको इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एन कॉस स्क्वायर एन टी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस में आएगा एन साइन स्क्वायर एन टी, और ये आएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और इसके साथ जीरो हो जाएगा। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को ए क्रॉस बी में बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और एन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी, वो एक हो जाएगा। तो ये जो मान मेरे पास निकल करके आ रहा है वो क्या निकल करके आ रहा है? आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी की जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो एन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर आ रही है। तो यहाँ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? एन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा। आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी प्यारे बच्चों? ये बराबर आएगी एन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। सच्ची बात। हाँ जी भाई। हो गया सर। हो गया, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अपन, यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू cos nt i कैप प्लस साइन nt j कैप हो तो, यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू cos nt i कैप प्लस साइन nt j कैप हो तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना होगा? आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 में है एन आई कैप, ऑप्शन नंबर 2 में है एन जे कैप, ऑप्शन नंबर 3 में है एन के कैप, ऑप्शन 4 में है नन ऑफ दीज। करिए। आर वेक्टर बराबर कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप है, तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये मान कितना लिखोगे? थर्ड ऑप्शन। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकाल लिया, कितना आ गया? माइनस एन साइन एन टी आई कैप और प्लस एन कॉस एन टी जे कैप, ये हमारे पास बनेगा। अब मुझे आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी चाहिए। ये मान हमारे पास किससे निकलेगा? सारणिक से। पहले आर वेक्टर के मान जमा दिए, कॉस एन टी साइन एन टी आई कैप जे कैप के कैप तो लिखे ही नहीं अपन ने, कॉस एन टी साइन एन टी और जीरो, और इधर से आ जाएगा माइनस साइन एन टी एन कॉस एन टी और ये भी जीरो। अब यहाँ पर इस के कैप के रेस्पेक्ट में खोल लें इसको सिंपल, और ये प्लस माइनस प्लस के, तो ये छोड़ दो, एन कॉस स्क्वायर एन टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन साइन स्क्वायर एन टी, एन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी 1 हो जाएगा, और के कैप हमारे पास आ जाएगा। तो आंसर इसका हो गया एन के कैप। आर वेक्टर बराबर कॉस एन टी आई कैप प्लस साइन एन टी जे कैप है, तो ये जो मान हमारे पास होगा, ये मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? एन के कैप के बराबर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई बात सबको? क्यों भाई, यहाँ तक की बात क्लियर सब लोगों को? यस सर। चलिए अब हेडिंग डालो, सदिश अवकलन के गुणधर्म। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सदिश अवकलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। सदिश अवकलन के गुणधर्म अगर अपन को देखने हैं तो कैसे इनको अपन समझेंगे वो जरा देखें। मान लीजिए, माना कि फाई टी हमारे पास एक अदिश फलन है। फाई टी एक क्या है? अदिश फलन। फाई टी एक अदिश फलन है, ठीक है, तथा
यूटी वेक्टर, वीटी वेक्टर, डब्ल्यूटी वेक्टर, ये सदिश फलन है। ये हमारे पास क्या है? सदिश फलन। फाई टी हमने एक अदिश फलन लिया, फाई टी अदिश फलन है, इसका मतलब इसमें टी का कोई भी मान डालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एक अदिश राशि आएगी। और ये यूटी वेक्टर, बीटी वेक्टर, डब्ल्यूटी वेक्टर, ये सदिश फलन है, मतलब इनमें टी का कोई भी मान डालोगे तो जो आउटपुट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वो एक सदिश राशि होगी। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि डिफरेंशिएशन को प्लस में अपन अलग अलग कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ u वेक्टर प्लस v वेक्टर, दो फंक्शन प्लस में है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपल रूल है कि दोनों का अलग अलग कर सकते, दोनों को जोड़ करके डिफरेंशिएशन कर लो या दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके फिर जोड़ लो, एक ही बात है। du वेक्टर अपॉन dt प्लस dv अपॉन dt, इसको लिखा जा सकता है। नंबर 2 बात करें, अगर मान लो इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्बडा u वेक्टर, ठीक है ना, सदिश फलन है और किसी कांस्टेंट मान से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं, इजिकल टू क्या लिख देते हैं? लैम्बडा du वेक्टर अपॉन dt। यहाँ पर लैम्बडा क्या है? अचर है। जहां लैम्बडा अचर है, लैम्बडा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है ना? बीच में प्लस की जगह माइनस हो तो भी ये प्रॉपर्टी हमारी काम करेगी, तो मैं इसी में लिख देता हूँ, प्लस माइनस दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है ना? अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कि एक अदिश फलन और एक सदिश फलन दोनों गुणा में है। ठीक है ना? अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सा अदिश है और कौन सा सदिश है। ठीक है? अपन सदिश पे क्या है, वेक्टर लगा करके चलेंगे। कई बार जब प्रिंटिंग में थोड़ा सा क्या होता है कि जब प्रिंट में आता है, पेपर में आता है, तो कई बार वो वेक्टर फंक्शन को डार्क करके लिखता है और जो स्केलर वैल्यू होती है उनको हल्का करके लिखता है। तो अगर इस तरह से हो तो वहां समझना कि डार्क वैल्यू जो है वो वेक्टर को शो करेगी और हल्की वैल्यू जो है वो स्केलर को शो करेगी। अब राइटिंग अपन के लिखने में अपन डार्क और हल्की नहीं कर सकते, तो यहाँ अपन वेक्टर लगाएंगे और एक बिना वेक्टर के लिखेंगे। ठीक है ना? तो फाई यू वेक्टर, अब ये स्केलर स्केलर की तरह काम करेगी और वेक्टर वेक्टर की तरह काम करेगी, लेकिन है तो दोनों वेरिएबल, है तो दोनों वेरिएबल। मतलब बात क्या होती है कि दो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उनके मल्टीप्लाई के लिए उनके बीच में या तो डॉट लगता है या क्रॉस लगता है। ठीक है ना? और एक स्केलर और एक वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके बीच में ना डॉट लगता है ना क्रॉस लगता है, वो सिंपल लिखे जाते हैं, तो राइटिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ठीक है ना? और उस चीज का ध्यान अपन को यहाँ पर रखना है। तो है तो दोनों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, मान लो पहले ऐसे कैसे ही तो दूसरे का अवकलन, अवकलन भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो सिंपल चिन्ह लगा रहे हैं अपन। फिर पहले का अवकलन करेंगे डी फाई अपॉन डी टी, ये अदिश राशि होगी और फिर ये यू वेक्टर से गुणा हो जाएगा। तो फाई यू वेक्टर का अवकलन जो लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। ये हमने ऊपर पहले ही बता दिया था कि फाई जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यू वी डब्ल्यू जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो सर लेमडा और फाई में क्या फर्क है यहाँ? लैम्बडा स्केलर वैल्यू है, फाई टी स्केलर फंक्शन है, स्केलर वैल्यू नहीं है। फाई टी स्केलर फंक्शन है और लैम्बडा ठीक ठीक कांस्टेंट है, ठीक फाई ठीक टी है सर। कांस्टेंट नहीं है। ठीक है? ओके सर। चलें आगे। मिटा दो। चलिए नंबर सर। 4 लिख लिया राम भैया? हो गया सर। नंबर 4 लिखेंगे अपन। मान लो मुझे डिफरेंशिएशन लिखना है u वेक्टर अपॉन फाई, ऊपर वेक्टर फंक्शन है और नीचे स्केलर फंक्शन है, तो रूल तो वही है, अंश बटे हर का, बटे में हर का स्क्वायर, हर ऐसे के ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे के ऐसे ही और फिर हर का अवकलन।
लेकिन वेक्टर और स्केलर के बीच में कोई चिन्ह नहीं आएगा, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लो हम बात करें कि दो वेक्टर फंक्शन है, अब दो वेक्टर फंक्शनों के मल्टीप्लाई का पूछेगा ना, तो उनके बीच में या तो वो डॉट लगा करके देगा या क्रॉस लगा करके देगा। तो डॉट लग रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है डॉट ही लगाना है, और क्रॉस लग रहा है तो क्रॉस लगाना है। अब डॉट प्रोडक्ट में तो क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम का फर्क पड़ता है, तो जिस क्रम में लिखे गए उसी क्रम में लिखना है, ये बात का ध्यान रखना है। अब जैसे आप तो इसमें भी वही क्रम अपना लो, वैसे डॉट में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो पहले का अवकलन करेंगे डी यू वैक्टर अपॉन डी टी, डी यू वैक्टर अपॉन डी टी, और डॉट में क्या आएगा बी। अब यहाँ पे अगर डॉट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट या क्रॉस में से कुछ ना कुछ होना जरूरी है। प्लस क्या आ जाएगा यू वेक्टर, और डॉट क्या आएगा डीवी वेक्टर अपॉन डी। तो इसको इस तरह से लिखेंगे अपन, क्रॉस होगा नंबर 6, डिफरेंशिएशन ऑफ यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इजिकल टू, जब अपन लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा डी यू वेक्टर। अब इसमें तो क्रम को अपन छेड़ सकते ही नहीं है बिल्कुल, जो पहले है वो पहले रहेगा, बस उसकी जगह पर उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस, अब पहला ऐसे के ऐसे, अब बी का अपकरण लिखेंगे तो ये पीछे ही आएगा, किसी का भी क्रम अगर बदलोगे तो वो माइनस में आ जाएगा, फिर किसी का भी क्रम बदलोगे तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, नंबर 7, हमें अधिस्त्रिक गुणनफल का अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो हमारे पास है u वेक्टर, v वेक्टर और w वेक्टर, अब ये बॉक्स में है, तो एक बार में एक का ही अवकलन होगा, पहले में u का, बाकी दोनों ऐसे कैसे, फिर v का, बाकी दोनों ऐसे कैसे, फिर w का। तो जब u का अवकलन करेंगे, u का अवकलन कर दिया du वेक्टर अपॉन dt, v वेक्टर और w वेक्टर, जो जहां है वहीं रहेगा, क्रम में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, फिर यहां पर u वेक्टर, अब v वेक्टर का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt, और ये w वेक्टर, फिर w का होगा तो u वेक्टर, ये v वेक्टर और w वेक्टर का डिफरेंशिएशन। या एक तरीका वो तो है ही है कि पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो, और फिर डिफरेंशिएशन करो जैसा अपन ने पहले करा था अभी, या फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो। किससे कैलकुलेशन इजी पड़ेगी वो एट ए टाइम सवाल टू सवाल वेरी करता है। यू वेक्टर का स्क्वायर मॉड यू का स्क्वायर, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि यू वेक्टर का स्क्वायर मतलब हो गया यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर, जो मॉड यू का स्क्वायर बन जाता है, वो लिखवाया भी है मैंने आपको। हो गया, चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, सबका हो गया नोट भाई? यस सर। हो गया सर। नेक्स्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाए कहानी, यू वेक्टर क्रॉस, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट को तीसरे वेक्टर के साथ क्रॉस किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट को तीसरे वेक्टर के साथ क्या किया जाए, डॉट किया जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें भी सेम कहानी है, वही 3 बार होंगे, एक बार u का, एक बार b का और एक बार w का, जो जहां है वही होगा, क्रम में ब्रैकेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है ना, तो पहले क्या आएगा u वेक्टर का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों ब्रैकेट में ऐसे ही के ऐसे ही, फिर b का करेंगे तो u तो बाहर रहेगा और अंदर b की जगह पर b का अवकलन आ जाएगा, क्रॉस w वेक्टर ऐसे ही रहेगा, और प्लस w का करेंगे तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, और क्रॉस w वेक्टर की जगह पर आ जाएगा w वेक्टर का डिफरेंशिएशन, w वेक्टर की जगह पे आ जाएगा w वेक्टर का डिफरेंशिएशन।
हो गया क्लियर सबका? कहीं कोई दिक्कत? नंबर 9 अपन लिखेंगे किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए उसके डिफरेंशिएशन के साथ आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। अभी तो अपन ने निकाल निकाल करके देखे थे, ठीक है ना। ये जो मान होता है इसको अपन लिख सकते हैं मॉड आर वेक्टर का स्क्वायर और ब्रैकेट में आर वेक्टर क्रॉस आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी। आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी। अब ये आर कैप किसको दर्शा रहा है? आर वेक्टर के यूनिट वेक्टर को दर्शा रहा है, ठीक है ना। कैसे ये कहानी बनती है इसका प्रूफ एक बार अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मुझे निकाल करके देखना है, तो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर होता है वो वेक्टर क्या होता है? उस वेक्टर का मॉडुलस इनटू उसका यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर के मॉडुलस को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर निकल करके आ जाता है। आर वेक्टर इजिकल टू होता है मॉड आर वेक्टर इंटू आर कैप। अब मुझे मान निकालना है आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो आर वेक्टर की जगह पर तो मैंने इस्तेमाल कर दिया मॉड आर वेक्टर इंटू आर कैप, और क्रॉस क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा मॉड आर वेक्टर और ये आर कैप। अब ये जो है ना, ये कौन सा रूल हो गया? ये वाला रूल हो गया, ये हमारे पास फाई यू वेक्टर वाला, लैम्डा वाला नहीं, वो तो कांस्टेंट हो गया, फाई यू वेक्टर वाला होगा, ठीक है ना। ये जो है हमारे पास है मॉड आर वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, स्केलर है। अचर में और अदिश में फर्क है, अचर में और अदिश में फर्क है। मॉड आर वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, स्केलर है, अदिश राशि है ये। अब कलन तो इसका भी होना है, मॉड आर वेक्टर भी तो टी, अगर आर वेक्टर टी का फंक्शन है तो उसका जो मॉडुलस आएगा वो भी तो टी में ही आएगा, लेकिन वो वेक्टर में नहीं आएगा, तो कांस्टेंट थोड़ी ना रहा, अदिश हो गया। अब इसका जब मैं अवकलन करूंगा यहां पर मॉड आर वेक्टर आर कैप क्रॉस, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, तो पहले मॉड आर वेक्टर का अवकलन करूंगा तो आर कैप। अब इसमें तो अपन क्रम बदल लो, वाली कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मत बदलो आप। डी मॉड आर वेक्टर अपॉन डी टी और आर कैप यूं आएगा, और प्लस कितना आएगा? मॉड आर वेक्टर डी आर कैप अपॉन डी टी। अब ये जब इसके साथ क्रॉस होगा तो जीरो हो जाएगा, आर कैप क्रॉस आर कैप, क्योंकि ये तो स्केलर राशि है ना। क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में होता है, तो किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मान जीरो आता है। तो आर कैप को आर कैप से क्रॉस करोगे तो जीरो, और ये जब यहां पे क्रॉस होंगी तो ये मॉड आर वेक्टर और ये मॉड आर वेक्टर, मॉड आर वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, और आर कैप क्रॉस होगा डी आर कैप अपॉन डी टी से, आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी। तो यही तो कहानी बन रही है हमारे पास। तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी जो आ रहा है बराबर, वो किसके बराबर आ रहा है? मॉड आर वेक्टर का स्क्वायर इनटू आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी के बराबर आ रहा है। कैसे आ रहा है बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि रटने में नहीं आए तो अपन को निकालना आए कम से कम। रटने में आ जाए जरूरी थोड़ी हर चीज, ऊपर के मान तो याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत करना भी अपन को आना चाहिए, ठीक है।
लिख दिया सबने भाई? यस सर। कहीं कोई आपत्ति किसी को? ये क्या बन गया भाई? यहाँ तक की बात समझ में आई सब लोगों को अच्छे से? यस सर। चलिए नंबर 10 लिखेंगे अपन। नंबर 9 अपन का हो गया, ठीक है। नंबर 10 की कहानी हमारे पास क्या रहेगी? इसमें लिखो एक सदिश फलन, एक सदिश फलन u t वेक्टर एक अचर सदिश फलन होता है, एक अचर सदिश फलन होता है, अचर सदिश फलन होता है यदि और केवल यदि और केवल यदि एक सदिश फलन u वेक्टर t एक अचर सदिश फलन होता है यदि और केवल यदि du वेक्टर अपॉन dt इजिकल टू 0 हो। du वेक्टर अपॉन dt इजिकल टू 0 हो, ठीक है ना। मान लो du वेक्टर अपॉन dt का मान किसी भी वेक्टर फंक्शन का अवकलन 0 आ रहा है तो वो वेक्टर फंक्शन क्या है? कांस्टेंट। अब देखो du वेक्टर अपॉन dt का मान 0 है तो इससे दोनों तरफ का ये मैंने सिंबल लगाया, इस सिंबल का मतलब इस स्टेप से ये स्टेप भी आएगी और इसके रिवर्स भी जा सकती है। और जब ये सिंबल लगाते हैं तो मतलब ऊपर से नीचे ही आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। मतलब यदि और केवल यदि दोनों तरफ से काम करेगा तो इसका मतलब du वेक्टर अपॉन dt का मतलब क्या होता है? du1 अपॉन dt आई कैप प्लस du2 अपॉन dt j कैप प्लस du3 अपॉन dt k कैप इजिकल टू 0। इसका अवकलन यही तो होता है और ये इसको अपन ये लिख सकते हैं। अब ये 0 के बराबर है तो इसका मतलब du1 अपॉन dt का मान भी 0 है, du2 अपॉन dt का मान भी 0 है और du3 अपॉन dt का मान भी 0 है। और ये 0 है इसका मतलब u1 बराबर कांस्टेंट है c1, u2 बराबर कांस्टेंट है c2 और u3 बराबर कांस्टेंट है c3। तो u वेक्टर इजिकल टू क्या हो गया? u वेक्टर इजिकल टू हो गया c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप इजिकल टू अचर सदिश कांस्टेंट वेक्टर हो गया। तो कोई भी वेक्टर फंक्शन को हम कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन कब मानेंगे? अचर सदिश फलन कब मानेंगे? जब उसका अवकलन 0 हो। मतलब कोई भी सदिश फलन कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 होगा और किसी भी सदिश फलन का अवकलन 0 आ रहा है तो वो सदिश फलन कांस्टेंट है। दोनों तरफ से बात अपन को समझनी है। हाँ जी, अंजू जी, चेतना जी, कविता जी, मगन भैया, मगन जी, राम जी, क्लियर? यस सर। चले आगे। नेक्स्ट लिखेंगे अगला पॉइंट। लिखो
किसी सदिश फलन, कौन सा पॉइंट चलेगा ये? 11वां पॉइंट नंबर 11। किसी सदिश फलन u वेक्टर t का परिमाण अचर होता है, का परिमाण अचर होता है, का परिमाण अचर होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि u वेक्टर डॉट du वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0 हो। मतलब हमने कब कहा, अभी पहले पढ़ा कि कोई भी सदिश फलन कांस्टेंट कब होगा? जब उसका अवकलन 0 हो। और किसी भी सदिश फलन का परिमाण कांस्टेंट कब होगा? जब u वेक्टर डॉट du वेक्टर अपॉन dt 0 हो। मतलब दो चीजें हैं, परिमाण कांस्टेंट है तो ये मान 0 होगा, और ये मान 0 है तो उसका परिमाण कांस्टेंट होगा सदिश फलन का। ठीक है ना? कैसे होगा समझने की कोशिश करें इसको। अब यहां पर u वेक्टर, u मॉड u वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यही तो दे रखा है, उसका परिमाण कांस्टेंट है। परिमाण कांस्टेंट है मतलब मॉड u वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ से काम करेगा। मॉड u वेक्टर का स्क्वायर मैंने अभी समझाया था, किसी भी सदिश का वर्ग उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, और सदिश के वर्ग का मतलब है उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, या किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके परिमाण का वर्ग प्राप्त होता है। किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? उसके परिमाण का वर्ग आता है। तो मॉड u वेक्टर के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन? u वेक्टर डॉट u वेक्टर लिख सकते हैं, और इजिकल टू मेरे पास क्या आ गया? सी स्क्वायर। अब मैं इसका अवकलन करूंगा, अवकलन करूंगा तो पहले u वेक्टर ऐसे कैसे डॉट du वेक्टर बटे dt प्लस पहले का अवकलन du वेक्टर अपॉन dt और डॉट u वेक्टर, और ये सी स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0। डॉट प्रोडक्ट में क्रम का फर्क पड़ता नहीं है कोई, दोनों सेम ही मान है ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दोनों तरफ से ये कहानी काम करेगी, 2u वेक्टर डॉट du वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0, 2 चला जाएगा 0 में, तो दोनों तरफ से ये कहानी हमारे पास आ गई, u वेक्टर डॉट du वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो किसी भी सदिश का परिमाण अगर कांस्टेंट है तो u वेक्टर डॉट du वेक्टर अपॉन dt 0 होगा, और u वेक्टर डॉट du वेक्टर अपॉन dt का मान 0 है तो उस सदिश फलन का परिमाण कांस्टेंट होगा। हाँ जी, क्लियर। अब यहाँ पे इससे क्या कहानी, इससे एक बात और समझ में आती है आपको, u वेक्टर और du वेक्टर अपॉन dt का डॉट प्रोडक्ट 0 है। दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। मतलब यहाँ पर u वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है du वेक्टर अपॉन dt के। उस सदिश फलन का जो अवकलन है वो u वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसको, ये भाषा भी अपन को यहाँ पर ध्यान रहनी चाहिए, ये कंसेप्ट भी अपन लोगों को याद रहे। सच्ची बात। चलें आगे।
नेक्स्ट यस सर। देखेंगे, अगला पॉइंट अपन लिख देंगे 12वां, किसी सदिश फलन ut वेक्टर, किसी सदिश फलन ut वेक्टर की दिशा अचर होती है। अभी हमने बात करी थी सदिश फलन अचर कब होता है, फिर हमने बात करी सदिश फलन का परिमाण अचर कब होता है, अब हम बात करेंगे सदिश फलन की दिशा अचर कब होती है। सदिश फलन u वेक्टर t की दिशा अचर होती है, की दिशा अचर होती है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि u वेक्टर क्रॉस du वेक्टर अपॉन dt बराबर 0 वेक्टर हो। इसका मतलब क्या हो गया कि u वेक्टर और du वेक्टर अपॉन dt एक दूसरे के क्या है, समांतर, एक दूसरे के क्या है, समांतर। du वेक्टर अपॉन dt 0 था तो पूरा वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट, u वेक्टर डॉट du वेक्टर अपॉन dt 0 था तो परिमाण कांस्टेंट, और u वेक्टर क्रॉस du वेक्टर अपॉन dt 0 है तो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब उसके यूनिट वेक्टर से होता है, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सदिश का इकाई सदिश किस चीज को व्यक्त करता है, उस सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर u वेक्टर क्रॉस du वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले सूत्र बताया था, इसको मैं लिख सकता हूं u कैप क्रॉस du कैप अपॉन dt इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी लिखाया था ना r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर अपॉन dt क्या होता है, मॉड r वेक्टर का स्क्वायर r कैप इंटू dr कैप अपॉन dt। अब ये मान तो 0 हो ही नहीं सकता, परिमाण कांस्टेंट थोड़ी बोल रहे हैं हम, मॉड u वेक्टर तो 0 है ही नहीं, और दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो एक चीज तो 0 होनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां पर 0 कौन हो गया, u कैप क्रॉस du कैप अपॉन dt इज इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि मॉड u वेक्टर का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 1 डाल देता हूं, ठीक है। अब चूंकि मॉड u कैप इज इक्वल टू 1 होगा, u कैप का मॉड 1 ही तो होगा, क्योंकि u कैप एक यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं अपन, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस ऑलवेज 1 ही होगा, तभी उसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है। अर्थात u कैप का परिमाण अचर है, इसका मतलब क्या हुआ, u कैप का परिमाण कांस्टेंट है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात समझाई कि किसी भी वेक्टर का परिमाण अगर कांस्टेंट हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसके अवकलन के साथ 0 होता है। इसका मतलब हुआ कि u कैप डॉट du कैप अपॉन dt इज इक्वल टू 0। नंबर 2, अब देखो u कैप का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। अब समीकरण 1 व 2 से u कैप व du कैप अपॉन dt लंबवत भी हैं एवं समांतर भी हैं। अब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत भी हों समांतर भी हों, ऐसा पॉसिबल है क्या, मतलब ये दोनों समीकरण तभी होल्ड हो सकते हैं जब इनमें से कोई ना कोई एक 0 हो। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट और दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी आ सकता है जब उनमें से कोई ना कोई एक 0 हो। तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब u कैप व du कैप बटे dt में से कम एक शून्य हो, इन दोनों में से कम एक क्या हो, शून्य हो। लेकिन u कैप का मान 0 है नहीं, वो तो यूनिट वेक्टर है, परंतु u कैप नॉट इक्वल टू 0। अतः अब u कैप भी 0 नहीं है, तो फिर ऑप्शन कौन बचा, एक ही ऑप्शन बचा कि du कैप अपॉन dt बराबर 0 होना पड़ेगा, और du कैप अपॉन dt 0 है तो u कैप अचर है, और u कैप अचर होने का मतलब है कि ut वेक्टर की दिशा अचर है।
इसका मतलब इसकी दिशा अचर है, तो हम बोल देंगे अतः सदिश फलन यूटी वेक्टर की दिशा अचर है। की दिशा अचर है। इन सब में ना सिंबल यही वाला लगा के चलना, ताकि हम लोग दोनों तरफ से बात करते जा रहे हैं। तो कोई भी वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, उसका परिमाण कांस्टेंट कब होगा, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट कब होगी, ये सारी बात अपन लोग समझ करके चलेंगे। ठीक है, तो आगामी बात करते हैं अपन अब कल की क्लास में। आज के लिए एक इतनी ही बात। मिनट नोट कर ले, इसको बाद में क्लोज कर। बिल्कुल नोट कर लो आराम से, आगे की बात करेंगे अपन इसमें कल की क्लास में। आज के लिए बहुत है ये।